सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 28 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा प्रोसेस को स्लो कर दिया है और सभी वीज़ा एप्लीकेंट्स को सोशल मीडिया अकाउंट की स्क्रीनिंग से अपने गुजरना होगा। स्पेशली उन लोगों को जो यूएस या इसराइल के क्रिटिक्स हैं सोशल मीडिया पे। और एम्बेसी का ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जो एफ एम और जे कैटेगरी के वीज़ाज़ हैं, जो स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए न्यू अपॉइंटमेंट्स बैन कर दिए गए हैं ये सारे। और ऑलरेडी शेड्यूल्ड इंटरव्यूज़ पे कोई असर नहीं होगा। और इस वीज़ा डिले का डायरेक्ट इफेक्ट जो है उन लाखों स्टूडेंट्स पर होगा जो यूएस में पढ़ना चाहते हैं। और पिछले कुछ महीनों में इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोटेशन नोटिस भी मिल चुके हैं और वीज़ा कैंसिल हुआ है माइनर मिस्टेक्स के लिए। और यूएस एम्बेसी ने वार्निंग दी है कि अगर स्टूडेंट्स क्लास स्किप करते हैं, बिना इन्फॉर्म किए प्रोग्राम छोड़ देते हैं, तो वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो ये बेसिकली ये न्यूज़ थी। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है उसकी वजह से जो मई 28 मई को एक स्टेट रन बस में, जिसमें मीडिया और इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स थे, उस पर लिखा हुआ था मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसको ढका गया, मास्क किया गया। और ये प्रोटेस्टर्स ने इस चीज़ को अपनी मणिपुर के आइडेंटिटी और प्राइड के ख़िलाफ़ देखा। तो वहाँ की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है कोकोमी, जो कि एक मीटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ये बेसिकली मीटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसने मणिपुर के आइडेंटिटी के और कल्चर के ख़िलाफ़ देखा, तो वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बेसिकली गवर्नर का वहाँ रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर यहाँ पे गांधीनगर में मोदी जी ने बेसिकली बोला है कि जो है टेररिस्ट को मिलिट्री और ट्रेनिंग सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है। और उन्होंने वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान ये वॉर जारी रखेगा तो इंडिया का रिस्पांस भी वैसे ही रहेगा। तो बेसिकली यही यहाँ पे उन्होंने ये बोला है, इस पूरे आर्टिकल में यही बोला है। फिर यहाँ पे लद्दाख में न्यू डोमिसाइल पॉलिसी आई है, तो उसमें बोला गया है कि जो लोग 2019 से कॉन्टीन्यूसली 15 साल जो है लद्दाख में रहेंगे उनको डोमिसाइल माना जाएगा। और मतलब है कि 2034 तक के बाद ही कोई आउटसाइडर के रूप में जो है इस जॉब्स के लिए एलिजिबल होगा। तो यहाँ से ये 15 साल तक जब कोई रह लेगा तो ये डोमिसाइल माना जाएगा। फिर उसके 15 साल, फिर उसके बाद ही कोई आउटसाइडर इसमें जो है आउटसाइडर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जॉब रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला गया है कि 80% एसटीज़ को जो है दे रहे हैं, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, 4% जो है जो LAC LOC बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं उनको दे रहे हैं, और 1% जो है शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं, और जो है 5% जो है जनरल गैजेटेड पोस्ट के लिए। तो अब ये सारा नोटिफाई हो जाएगा अभी एक वीक में। और बाकी ये मैटर क्यों करता है कि उनकी बेसिकली जॉब प्रोटेक्शन के लिए लद्दाख के जो लोग हैं और किसी भी आउटसाइडर को प्रिवेंट करने में कि जो है वो एलिजिबल हो जाए बिफोर 2034, प्रिवेंट आउटसाइडर बिफोर 2034। यहाँ पे श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो उड़ीसा में है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कुछ पवित्र और टेम्पल स्पेसिफिक टर्म्स हैं, जैसे कि श्री मंदिर, जगन्नाथ धाम हो गया, महाप्रसाद हो गया, श्री क्षेत्रा हो गया, और ये सब चीज़ें जैसे टेम्पल लोगो हो गया, ये सारे जो है आपके पेटेंट करवाएंगे ये सारे वर्ड। और हेरिटेज प्रोटेक्शन का प्लान है, जो मंदिर के आसपास जो बिना प्लानिंग के बिल्डिंग्स बन रही हैं उन्हें उड़ीसा के ट्रेडिशनल स्टाइल में रीडिज़ाइन किया जाएगा। इसके लिए अर्बन और अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट से कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन में बात चल रही है। मोटिव ये है कि जगन्नाथ मंदिर की असली पहचान और पवित्रता को प्रिजर्व रखा जाए और सेक्रेट टर्म्स को गलत इस्तेमाल और कमर्शियल मिसयूज़ रोकना है। ये डिसीजन कब लिया गया? जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बना जिसको जगन्नाथ धाम कह दिया। तो उड़ीसा के जो पुरी के मंदिर के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो इसलिए डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली डिजिटाइजेशन चल रहा है तमिलनाडु के असेंबली रिकॉर्ड्स का। जो भी उनके असेंबली रिकॉर्ड्स हैं 1952 से, वो सारे डिजिटाइज़ किए जा रहे हैं, जिससे अब जो लोग हैं वो अपनी पुरानी स्पीचेज़ और डिबेट्स ऑनलाइन देख सकेंगे। और 1921 से 1952 के सेशंस भी डिजिटाइज करे जा रहे हैं, और ये इसी बोल रहे हैं कि इसी टेन्योर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आवर हो गया, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, बाकी सेशंस का भी लाइव स्ट्रीमिंग प्लान हो रहा है।
तो बेसिकली ये है कि जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ और हाउस की डिग्निटी बने रहे और सारा जो रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज हो जाए और जो जिससे प्रोसेस और लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट वे में पहुँचे। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने जो है 7 बॉडीज़ को गोदावरी से निकाला। जो नहाने गए थे बच्चे वो बेसिकली डूब गए थे, तो उनको निकाला है और बचाया है। तो बेसिकली एनडीआरएफ क्या है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बना था। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो इंडिया में जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, या साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, या केमिकल डिज़ास्टर हो गया, या कोई इमरजेंसी में हेल्प करनी है तो उसके लिए बेसिकली ये हेल्प करते हैं। तो इनका उसमें बेसिकली सर्च करते हैं और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लोगों को बचाना और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सपोर्ट करना। तो ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में टीम बनाकर रहता है ताकि इमरजेंसी टाइम पर जल्दी रिस्पॉन्स दिया जा सके, और हाईली ट्रेंड और जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि डिज़ास्टर सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो ये सब बेसिकली एनडीआरएफ का काम होता है। नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे जो तिरुपति मंदिर है उसके आसपास जो है नो लेपर्ड जोन बनाने के लिए वहाँ के जो तिरुपति देवस्थानम है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स जो है बढ़ाया जाएगा और गार्बेज मूवमेंट मैनेजमेंट टाइम पे किया जाएगा और रेगुलर जॉइंट ड्राइव करवाना इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट और रेवेन्यू और पंचायत डिपार्टमेंट्स को, ताकि जो बढ़ता ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको बेसिकली कम करने में हेल्प करेगा ये। फिर यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉड्यूल को अप्रूव किया है, जिसमें बोला गया है कि जो पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाता था सिर्फ, तो अब बेसिकली उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कम्पीट करना पड़ेगा और इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए तो इसमें जो 2 डेवलपमेंटल फेज़ होंगे, MK1 वेरिएंट और MK2 वेरिएंट। तो MK1 जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक जो है F414 इंजन के साथ आएगा और MK2 जो होगा वो उसका और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा। तो अब इसके लिए बेसिकली 2024 में 15,000 करोड़ का एस्टिमेट कॉस्ट प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। और तो अब कंपटीशन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो HAL को अब डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर नहीं माना जाएगा और प्राइवेट फर्म्स भी इंडिपेंडेंटली या कंसोर्टियम के थ्रू बिड कर सकेंगे। तो एग्जीक्यूशन के पास HAL के पास एक्सपीरियंस तो है, बट उन्हें कंपटीशन में भी कम्पीट करना होगा प्राइवेट कंपनीज़ के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है सजेशंस ऑन ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल्स। तो पब्लिक के कमेंट्स और ओपिनियंस के लिए ये ड्राफ्ट बिल रिलीज़ किया गया है। तो इसमें बेसिकली है क्या, ये बिल जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का उसको रिप्लेस करेगा, और जो कि 117 साल पुराना है लॉ। और इस लॉ में है क्या, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर दूसरे ट्रांजैक्शंस के रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू होते हैं, तो लीगल बेस जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। तो न्यू फीचर्स क्या होंगे कि ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन किया जा सकेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स एडमिट करने हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना, और डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा पूरा बेसिकली है। तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होगा इसमें, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होगा उन लोगों के लिए जो अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन भी पॉसिबल होगी जो आधार यूज़ नहीं करते या नहीं रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन की सुविधा जो है वो मिलेगी इसमें दूसरे रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के साथ साथ। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और भी एक्सेसिबल बनाना और सिटीज़न सेंट्रिक बनाना, और डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग जो है प्लेन लैंग्वेज में यूज़ किया गया जिससे कॉमन लोग और बिजनेस जो है ईजिली समझ सके। तो ये न्यूज़ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। रूरल डेवलपमेंट के जो लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसको, एक सेकेंड, जो लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रेकमेंड किया है ट्रांसफ़र 21 हाई कोर्ट जजेस का। तो ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है और ट्रांसफ़र है उसके लिए बेसिकली बना था ये। तो इसमें होता क्या है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, ये बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं।
सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये सब मिल के क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं जो भी जिनको भी अपॉइंट करना होता है जजेस को या ट्रांसफ़र करना होता है यूनियन गवर्नमेंट को, फिर वो जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंड, तो ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ पे या सजेशन दे सकते हैं, बट जो फाइनल से होगा वो जो है वो कोलिजियम का होगा। तो अब ये जो रिकमेंडेशन है ये बेसिकली, और जब फाइनल हो जाती है तो प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये बना क्यों था, ये बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव्स की इंटरफेरेंस होती थी इसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, तो उसको कम करने के लिए, और जुडिशरी को की जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिकली बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो है कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट भेजते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर वो अपॉइंट करते हैं। 3 जजेस केसेस से आया था ये जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है, और ये कोलिजियम अभी भी चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ही जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र जो है रेकमेंड करता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंटरपोल से रिलेटेड है। तो इंटरपोल बेसिकली क्या है, इंटरपोल जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे नाम से लग रहा है कि इंटरनेशनल पुलिस है ये, जिसका काम कंट्रीज़ के बीच में जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है जो कोऑर्डिनेट करना, और क्रिमिनल्स को पकड़े जाने में मदद मिलती है इससे, स्पेशली जब वो कंट्री एक दूसरे कंट्रीज़ में भाग जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भाग जाते हैं। और रेड नोटिसेस होते हैं इनके पास, जैसे स्पेशल अलर्ट्स जो कि वांटेड क्रिमिनल की तलाश में दुनिया भर की पुलिस एजेंसीज की हेल्प करते हैं। तो अभी न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि इंटरपोल सिल्वर नोटिसेस जो है, एक नया सिल्वर नोटिसेस इन्होंने लॉन्च किया है, सिल्वर नोटिसेस, जो कि 51 कंट्रीज़ में पायलट फेज़ में है। इसका पर्पज़ है जो भी वांटेड क्रिमिनल्स के एसेट्स हैं उनको बेसिकली वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करना सारी कंट्रीज़ के साथ। तो ईच कंट्री कैन इशू 9 सिल्वर नोटिसेस, ठीक है, कंट्री। तो इंडिया कौन कौन से केसेस जो है सिल्वर नोटिसेस इशू कराएगा, वीज़ा फ्रॉड केसेस, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केसेस, और सीबीआई और इंफॉर्मेशन ईडी जो है ये, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इनके बारे में। तो इससे होगा क्या, बेसिकली सिल्वर नोटिसेस से जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिमिनल की प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकेगा, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर जो फ्रॉड और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जो है निपटने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने फोरकास्ट किया है कि अबव नॉर्मल जो है रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है अप्रैल में, अबव नॉर्मल। और जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स छोड़ के जो है ज़्यादातर एरियाज़ में अबव नॉर्मल ही रहेगा जो है रेनफॉल। और हर जगह जैसे कि केरला में हो गया, मुंबई हो गया, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इन सब जगह जितना टाइम पे एक्सपेक्टेड मानसून होता है उससे पहले ही आ गया है, तो अर्ली अराइवल हुआ है। और रीज़न्स इसका क्या रहा है कि प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा है, प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ना। तिब्बतन प्लेटू का आपका जो है टेम्परेचर, तिब्बतन प्लेटू का टेम्परेचर, प्लस जो है आपका कुछ ग्लोबल फैक्टर जैसे कि एल नीनो इस बार एब्सेंट रहा है। एल नीनो क्या होता है, बेसिकली नॉर्मली जो है एल नीनो में नॉर्मली अपवेलिंग होती है, जो आपका जो साउथ अमेरिका का कोस्ट रहता है, तो वहाँ पे अपवेलिंग जब बंद हो जाती है तो एल नीनो की कंडीशन होती है, जिससे कि एल नीनो की कंडीशन में इंडिया में ड्राई कंडीशन होती है और यहाँ पे रेनफॉल होती है साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा। बट जब एल नीनो नहीं होता है तो नॉर्मल जो है वहाँ पे अपवेलिंग होती है, तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन होते हैं और यहाँ पे अच्छी बारिश होती है इंडिया में, तो इसको बोलते हैं। तो इन सब वजह से हो रहा है। तो अब ये आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग करती है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग करती है, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे साइक्लोन, फ्लड और ड्राउट, इन सब का अलर्ट देना, तो ये सब काम करती है। 1875 में बेसिकली ये बनी थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ में बेसिकली राष्ट्रपति भवन में जो है पद्मा अवार्ड्स दिए गए, तो 139 लोगों को। तो अब देख लेते हैं ये पद्म अवार्ड्स हैं क्या बेसिकली। तो कई लोगों को मिले, इसमें सबके नाम दिए हुए हैं, फॉर्मर सीजीआई जगदीश सिंह खेहर है ना, डांसर चंद्र कुमार, एक्टर अनंत नाग। तो अब देख लेते हैं बेसिकली ये पद्म विभूषण क्या है। पद्म विभूषण जो है जो इंडिया का जो दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट जैसा कि आपको पता है भारत रत्न है। तो ये पद्म विभूषण उन लोग को दिया जाता है जिन्होंने अपने एरिया में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, है ना। और तो ये इसका मकसद उन लोगों को सम्मानित करना है जो देश दुनिया में अपना काम से कोई मिसाल बन गए हैं, तो उसको बेसिकली देना है। तो इसके ऊपर सिर्फ भारत रत्न आता है। सेकंड जो है वो पद्म भूषण है,
पद्म भूषण से पहले सिर्फ भारत रत्न और पद्म विभूषण आता है। इसका मतलब है कि रेसिपिएंट्स ने अपने देश या कंट्री या जो है सोसाइटी के लिए कुछ उसमें चेंज लाया है, तो उसके लिए बेसिकली दिया जाता है पद्म भूषण। फिर उसके बाद पद्मश्री अवार्ड आता है जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन सब के बाद, जो कि कोई भी कॉमन आदमी पब्लिक सर्विस या कॉमन लोगों में कुछ भी उनकी लाइफ को इम्प्रूव करता है या उनकी बेहतरी करता है, तो उसकी बेसिकली कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। जैसे जो अपने फील्ड में आर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर, साइंस, स्पेस या किसी में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, तो उसके लिए बेसिकली ये अवार्ड है। तो यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ है, उसमें बेसिकली एक पिटिशनर हैं पंकज फडणवीस जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील डाली कि जो सावरकर जी का नाम है वो एम्बलम्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाए। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया है पिटिशन ये एंटरटेन करने के लिए, तो बोला कि ये किसी रिट पिटिशन के अंडर नहीं आई है या कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, तो इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया है। तो बेसिकली एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 क्या है, तो इसमें बेसिकली ये जो लॉ है ये कुछ जो स्पेशल नेम्स होते हैं या एम्बलम्स होते हैं तो उनका मिसयूज़ रोकता है ना। जैसे वो प्रेसिडेंट का नेम हो गया, और कोई भी जो है नेशनल एम्बलम हो गया, या फिर यूनेस्को या WHO हो गया, इन सब के जो है नेम्स को मिसयूज़ प्रोटेक्ट रोकता है। पर्सनैलिटीज़ का नेम इसमें जनरली इंक्लूड नहीं होता है जब तक ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर ना कर दे, अनलेस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे मानसून के बारे में है कि हम अभी तक क्या मानसून को अच्छे से समझ पाए हैं, उसके प्रेडिक्शन को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कितना मानसून होगा, कितने लेवल पे होगा। तो अब तक ये साइंटिस्ट के बीच ये कंसेंसस नहीं बन पाया है कि मानसून का ऑनसेट कैसे होता है, और जो फैक्टर्स हैं जैसे एल नीनो या ला नीनो, ये भी बेसिकली ये ग्लोबल फैक्टर्स भी ऑनसेट के रिलायबल प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अब बेसिकली जो ग्लोबल हीट पैटर्न है वो 2025 में अगर देखें तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे 1.2 डिग्री पहले से और भी ज़्यादा है 2025 में, और 2023 में जो है स्ट्रॉन्ग आया था एल नीनो, और जो 2024 में फेल हो गया था ला नीनो। तो ये सब सिस्टम मिल के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पूरा मानसून के सिस्टम को, और तो बेसिकली बोलते हैं कि जो रेनफॉल पैटर्न और चेंजेस शिफ्ट हो रहा है, जैसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो वो उसका विड्रॉल और मर्जिंग का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहा है, और सीजन्स के बीच में भी फ्लड और ड्रॉट, जो सूखा आने की और जो बाढ़ आने की फ्लड और ड्रॉट दोनों हो रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है थोड़ा। और कंक्लूजन क्या देता है कि अर्ली और मानसून ऑनसेट जो इस बार आया है उसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ही बारिश हो इस बार, तो ऐसे पहले भी एग्जांपल रहे हैं कि अर्ली मानसून ऑनसेट को समझना और प्रेडिक्ट करना अभी भी एक साइंटिफिक चैलेंज है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, साइक्लोन्स हैं, और ये सारे जो एल नीनो ला नीनो हैं, और जो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का चेंज होना, पैटर्न बदलना, ये सारे मिलके जो मानसून का पैटर्न है उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और हमें अभी भी और भी ज़्यादा एक्यूरेट और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है इसमें मानसून में। गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे रोड टेप जो स्कीम है उसको जो है रिस्टोर कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सपोर्टर्स को जो अगर किसी स्कीम के अंडर कोई रिफ़ंड नहीं आया है तो वो टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ हैं वो रिफ़ंड कराना, जो किसी और स्कीम के अंडर रिफ़ंड नहीं होता। ठीक है, तो ये स्कीम एक्सपोर्टर्स की जो कॉस्ट है वो बेसिकली कम करना और उनकी जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाना है। ठीक है, अभी मिलेगा किसको, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गई, जो एक्सपोर्ट फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए जहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो स्कीम है बेसिकली कहीं भी जो अगर टैक्स नहीं बेनिफिट नहीं मिल रहा है उनको, टैक्स ड्यूटी बेनिफिट, तो वो इस स्कीम में उनको बेसिकली मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे ग्लोबल मार्केट में, और एक्सपोर्ट को ग्रोथ बूस्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे जो हमारे चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरन जी, वो बोल रहे हैं कि जो है अभी ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो बेसिकली क्राइसिस में है, तो इसको इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी के टाइप में देखना चाहिए। और स्पेशली जो लैंड रिफॉर्म्स हैं
या लेबर या नॉलेज सेक्टर है उसके अंडर। तो इंडिया की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो स्ट्रॉन्ग है, जब ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ज़रूरत क्या है कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को और सिंपल बनाना, ठीक है, और जो फ्लेक्सिबल और लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली फ्लेक्सिबल करना और बिजनेस फ्रेंडली लेबर लॉज लाना, है ना। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ाना, आपका फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने को बोला गया है, और नॉलेज इकोनॉमी पे फोकस करने को बोला गया, जैसे स्किल और इनोवेशन जो है बूस्ट करने को। तो अभी बेसिकली क्या है, चाइना में क्या चाइना यूज़ कर रहा है अभी, क्या चाइना +1 स्ट्रैटेजी, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है कि जो भी इनकी ग्लोबल कंपनीज़ है चाइना की, वो अब चाइना के अलावा किसी और एक और रिलायबल +1 नेशन में एक और किसी रिलायबल जो नेशन है वहाँ पे ये अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आए या सप्लाई चेन डिसरप्शन हो तो इसके इन पे इम्पैक्ट ना हो। तो इंडिया इस जो +1 की अपॉर्चुनिटी है बेसिकली उसको सही से ग्रैब कर सकता है, और अगर सही रिफॉर्म्स लाए जाएँ तो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर सकता है चाइना थोड़ा बहुत। तो बेसिकली ये इसका ये बोलते हैं कि जब दुनिया जो है क्राइसिस में है तो इंडिया रिफॉर्म्स करके ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकता है अपनी। फिर यहाँ पे यूक्रेन बेसिकली जो है क्या कर रहा है, अपने जो मिनरल सेक्टर है उसका मिनरल सेक्टर उसमें उसको ओवरहॉल कर रहा है, ठीक है, दोबारा से रिवाइव कर रहा है। जो उसकी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है उसके बीच में जो डैमेज हो चुका है पूरा, अब इनका गोल है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पूरा लाना वापस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना स्पेशली फ्रॉम द यूएस, जो मिनरल डील हुई है इनके साथ। तो अब जो 34 क्रिटिकल EU लिस्ट के हिसाब से 34 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें कि 22 जो हैं वो यूक्रेन के पास हैं। तो इनका यूज़ किस में होता है, इनका यूज़ डिफेंस में होता है, हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल्स, इन सब में। ग्रीन एनर्जीज़ में यूज़ होता है जैसे EV बैटरीज़ में, कंस्ट्रक्शन मेटल्स में यूज़ होता है ना। तो ये सारे यूएस डील में क्या हुआ था बेसिकली, अप्रैल 2025 में हुई यूक्रेन यूएस मिनरल डील फाइनलाइज हुई थी। नया फंड लॉन्च किया गया ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, माइनिंग लाइसेंसेस के साथ इन्वेस्ट करें यूक्रेन की माइनिंग मिनरल प्रोजेक्ट्स में। तो अब ये गोल इनका बस यही है कि जो है सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें लाना और EU की मेंबरशिप लेना 2030 तक। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है। फिर यहाँ जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यूरोप में डिफेंस सेक्टर बूम को लेके है कि यूरोप में डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है, डिफेंस की स्पेंडिंग वो बढ़ रही है ड्यू टू ग्लोबल टेंशन्स की वजह से। और लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो कम हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कम हैं, ठीक है। तो अब ये मिसाइल्स और ड्रोन जो है बेसिकली बनाने वाली कंपनी है जो कई सारी, उसमें काम डबल हो गया है, वर्क डबल हो गया है, बट स्किल्ड स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, और है ना। तो अब EU की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि रशिया और यूक्रेन इन्वेजन के बाद 78% मिलिट्री स्पेंडिंग EU के बाहर जा चुका है, जिसमें 63% जो यूरोप उनका स्पेंडिंग है वो US को गया है। तो EU ने अब अपनी ही डिफेंस फर्म को प्रेफरेंस देना चाहता है, ताकि यूनियन ऑफ स्किल्स नाम का नया ट्रेनिंग और हायरिंग स्ट्रेटजी लॉन्च किया गया है वहाँ पे। तो अब डिफेंस इंडस्ट्री अब बेसिकली क्या है कि वहाँ की वॉर इकोनॉमी प्लस इकोनॉमिक वॉर दोनों फेस कर रहा है। तो AI बेस्ड ऑटोनोमस वेपन सिस्टम बनाने वाले इंजीनियर्स अब ज़्यादा डिमांड में रहेंगे। तो बॉटम लाइन यही है, यूरोप के पास पैसा है, काम भी है, पर टैलेंट नहीं है। डिफेंस इंडस्ट्री को फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स चाहिए इसमें। चाइना के बारे में कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली कम होने के बाद भी लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा बचा रहे हैं, सेविंग्स और करने लगे हैं। तो लोग जॉब इनसिक्योरिटी जो है वहाँ की, और प्रॉपर्टी क्राइसिस को लेकर, और जो पेंशन सिस्टम पर भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, तो इसकी वजह से बेसिकली लोग और ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम करने से जो है काम नहीं चलेगा, बल्कि सोशल सिक्योरिटी जैसे कि जॉब सिक्योरिटी और ये सब पेंशन सिस्टम पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है इसमें। तो ये था आज का पूरा हमारा न्यूज़ डिस्कशन, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।